अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हमारा चल रहा था एक टॉपिक का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में कि नॉर्मल सरफेस रिएक्शन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपसे किस पे बात करने वाला हूं? मैं आपसे बात करने वाला हूं मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज। मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज, हम बात करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में विच आर फॉलिंग। दो तरह के फॉल हम डिस्कस करेंगे। एक है फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं ना फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब इतनी कम है, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट इतना कम है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं या नेग्लिजिबल करार दे सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और एक होता है फॉल विद एयर रेजिस्टेंस, एक होता है विदाउट एयर रेजिस्टेंस, एक होता है विद एयर रेजिस्टेंस। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं वो वाला फॉल जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखें, नोट्स आपके सामने मौजूद हैं। मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सामने एक पिक्चर भी बनी हुई है, ये एक ऑब्जेक्ट है और फर्ज करो ये ऑब्जेक्ट इस वक्त गिर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सर बहुत आसान जवाब है, वेट एक्ट कर रहा है। अच्छा, वेट बोलो या ग्रेविटी बोलो, बात एक ही है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है। बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट बात एक ही है। अगर आपसे कोई पूछे वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है क्या इस पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स एक्ट कर रही है? जवाब है नहीं। आपने खुद ही तो कहा एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती, लेकिन हमने तो उसको पहले से ही क्या करार दे दिया है, हमने उसको नेग्लिजिबल करार दे दिया है। यानी ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है ना, व्हेन इट इज फॉलिंग, उस पर सिर्फ कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक। और उस फोर्स का नाम क्या है? वेट। वेट बोलो ग्रेविटी बोलो, बात एक ही है। तो देखो पहला जुमला क्या लिखा हुआ है, पहला जुमला लिखा हुआ है बॉडी फॉल्स फ्रीली विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। यानी बॉडी जब गिर रही है उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही। यानी उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी? वेट। तो देखो लिखा हुआ अभी, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ वेट, हेंस इट बिकम्स द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। तुम्हें पता है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो तो तुम रिजल्टेंट निकालते हो। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो रिजल्टेंट? सर बहुत आसान है। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो प्लस कर लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर लेंगे, या अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा लेंगे। रिजल्टेंट तो निकल जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही एक एक्ट कर रही है, जैसे इस ऑब्जेक्ट पर देखो, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये गिर रहा है, राइट? इट्स फॉलिंग। इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है? सर इस पे तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वेट। तो बेटा जब फोर्स ही एक है तो वही रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी, है ना? व्हाट डू यू से? तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तुम पता है क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर है, बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स। देयर इज नो अदर फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर है। तो देखो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। बस, सिंपल। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है एज द वेट या रिजल्टेंट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट द बॉडी फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। एक बात बताओ, जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है, क्या उसका वेट चेंज होता है? नहीं ना, वेट चेंज नहीं होता। तो बेटा अगर वेट चेंज ही नहीं हो रहा, यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी कैसी होगी? कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो, बात एक ही है। ऑब्जेक्ट फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बात एक ही है। जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है इसकी एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या जवाब दोगे? मैं बताऊं? तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि, क्योंकि क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है। और रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सर रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर है। वेट चेंज थोड़ी होता है।
बात समझ आ रही है? तो देखो लिखा हुआ है एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स, एज द वेट रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडी फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। आई थिंक पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3 सेम नहीं। आई एम सो सॉरी, ये शायद रिपीट हो गए। ये मुझसे नोट्स बनाने में शायद कॉपी पेस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो गिरते हुए उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहती है। और इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.81। 9.81 यानी जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो 9.81 की एक्सेलरेशन से गिरता है। क्लियर हो गया? और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम भी क्या कहते हैं आप? इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को आप कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे आपके सामने 3 ग्राफ बने हुए। देयर आर 3 ग्राफ्स। पहले ग्राफ में वेलोसिटी, दूसरे ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स, और तीसरे ग्राफ में एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ है, और लास्ट वाला एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें दिखा रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है यार, जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है वेलोसिटी बढ़ती है, कौन सी नई बात है? जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है वेलोसिटी बढ़ती है, राइट? मगर इसका ग्रेडियंट कैसा है? सर इसका ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन, राइट? तो ये ग्राफ आपको पता है क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ आपको शो कर रहा है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, और यूनिफॉर्म ग्रेडियंट का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल। रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ आपको दिखा रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक ही जैसी है रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स पता है थ्रू आउट किसके बराबर है? वेट के बराबर है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी देखें, चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मुस्तकिल कितनी है? 9.81। अब मैं आपके सामने ये नोट्स एक बार दोबारा से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो कुछ भी अभी आपने पढ़ा है, ये आपको समझ आया? और अगर समझ आया तो मुझे आप एक थम्स अप दे दें, क्योंकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जरा, है ना, थियरी है, प्योर थियरी है। सो डज इट मेक सेंस? एक थम्स अप दे दो ताकि मुझे पता तो चले कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। फिर से पूछ रहा हूँ, फिर से ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, राइट? इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है? आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है। फिर मैं पूछूंगा रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्यों है? आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट फोर्स इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर है, और गिरते हुए ऑब्जेक्ट का वेट थोड़ी चेंज होता है। तो वेट कांस्टेंट है इसलिए रिजल्टेंट फोर्स भी कांस्टेंट है। सिंपल, इजी। समझ आ गई बात? तो ये था फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, विदाउट एयर रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस अगर है तो इतनी कम है कि आप उसको नेग्लिजिबल करार दे सकते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये कह रहा हूं मैं। ये कर लेने के बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉल विद एयर रेजिस्टेंस। विद एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? अच्छा, ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। तुम नोट करो, यहां पे एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट की पिक्चर दिखाई जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें अलग से इसको बना के दिखाता हूं, ठीक है? इसको बिल्कुल अलग से नए तरीके से पढ़ते हैं। चेक दिस। देखो, ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसका वेट है 10 न्यूटन। वेट कितना है बेटा? 10 न्यूटन। अच्छा, शुरू में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिरता है ना, उसका वेट तो बेटा 10 न्यूटन ही रहेगा ना, वेट थोड़ी चेंज होगा। वेट विल रिमेन 10 न्यूटन, वेट तो 10 न्यूटन ही रहेगा।
लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस पता है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना, उसकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये देखो, ऑब्जेक्ट और नीचे आया, इसका वेट अभी भी कितना है, 10 न्यूटन, एयर रेजिस्टेंस बढ़कर कितनी हो गई है, 8 न्यूटन। ऑब्जेक्ट और नीचे आया, वेट कितना है, वेट है 10 न्यूटन। फर्स्ट करो, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ते 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 कितनी हो गई, 10 न्यूटन। सही है। अब देखो, मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको गौर से सुनना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, पहला सवाल, एक ऑब्जेक्ट को ना गिरते हुए दिखा रहा हूं मैं, और इसको 4 अलग अलग इंस्टेंसेस पे मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल शुरू में बताओ, बल्कि बिल्कुल शुरू से आखिर तक बताओ, व्हाट इज हैपनिंग टू द वेट। मुझे चैट पे जवाब चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग टू द वेट एज द बॉडी फॉल्स। जबरदस्त जवाब दिया आप लोगों ने। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वेट चेंज नहीं हो रहा, द वेट इज कांस्टेंट, राइट। दूसरा सवाल, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड। एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड पे क्या होता है, स्पीड क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, उसकी स्पीड क्या होती है? What happens to the speed of the object when it falls? उसकी स्पीड बढ़ती है। वेरी गुड, स्पीड बढ़ती है, वेरी गुड आंसर। और स्पीड के बढ़ने की वजह से व्हाट इज हैपनिंग टू द एयर रेजिस्टेंस, पिक्चर में देखा जा सकता है। व्हाट इज हैपनिंग टू द एयर रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या हो रही है? आर की वैल्यू बढ़ रही है। अब हेल्प करो मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालने में। हेल्प मी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। शुरू में रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 10 नीचे है और 0 ऊपर है। रिजल्टेंट कितना आ गया? रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन। सेकंड इंस्टेंट पे बताओ, नीचे 10 है, ऊपर 5 है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन। और नीचे आओ, यहां पर नीचे 10 है, ऊपर 8 है, रिजल्टेंट आ गया 2 न्यूटन। और नीचे आओ, नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10 है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई? रिजल्टेंट फोर्स हो गई 0। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स। शुरू में रिजल्टेंट फोर्स कितनी थी? शुरू में तो सर वो पूरी की पूरी वेट के बराबर थी। शुरू में रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। वेट भी 10 था, रिजल्टेंट फोर्स भी 10 था। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से व्हाट इज हैपनिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स, चैट पे लिख के बताओ। व्हाट इज हैपनिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स, कम ऑन। वेट तो नहीं चेंज हो रहा ना, वेट तो 10 10 10 10। एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से तुम नोट करो व्हाट इज हैपनिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स। मेरे बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है। शुरू में 10, फिर 5, फिर 2, फिर 0, है ना? तो उससे क्या समझ आया हमें? रिजल्टेंट फोर्स कम होती जा रही है, राइट। अच्छा, एक बात बताओ, रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है तो व्हाट विल बी हैपनिंग, और व्हाट इज हैपनिंग टू द एक्सेलरेशन? कम ऑन, मेक अ गेस। तुम्हें ये बात पता है कि एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स भाई भाई है। अगर रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, राइट। और एंड में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। वेरी गुड। तुम्हें पता है, जब ये ऑब्जेक्ट गिरना शुरू होगा ना, जब ये ऑब्जेक्ट गिरना शुरू होगा, शुरू में इसकी एक्सेलरेशन होगी 9.81। शुरू में कितनी होगी एक्सेलरेशन? 9.81। क्योंकि शुरू में ना, बिल्कुल शुरू में एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। बिल्कुल शुरू में एयर रेजिस्टेंस कितनी है? इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी हैज स्टार्टेड फॉलिंग। और ये पेपर में आता है। पेपर में एग्जामिनर पूछेगा, इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी हैज स्टार्टेड फॉलिंग, जैसे ही ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हुआ, उस वक्त एक्सेलरेशन कितनी होती है? तो भाई आप बोलेंगे सर, जब एक ऑब्जेक्ट गिरना शुरू होता है ना, तो उस वक्त एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो एक्सेलरेशन 9.81 के बराबर होती है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि शुरू में एक्सेलरेशन थी 9.81। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम होती है, और एंड में, बिल्कुल एंड में, जब एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाता है,
तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई, इसका मतलब स्पीड कैसी हो जाएगी, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड। पहले तो स्पीड बढ़ रही थी ना, अब स्पीड के साथ क्या होगा, अब तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, अब स्पीड के साथ क्या होगा, यस, यस, अब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, अब स्पीड फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी। समझ आ रही है बात, स्पीड विल नॉट इंक्रीज एनी लॉन्गर। ये देखो, ये आ गया टाइम, ये आ गया स्पीड, सही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, चेक दिस। क्या इस ग्राफ में स्पीड बढ़ रही है, यस सर, ग्राफ ऊपर जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है। लेकिन क्या इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। और बाद में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, बाद में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ये देखो, स्पीड कांस्टेंट, और इस स्पीड को आप कहते हैं प्यार से टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं आप इसे, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो हो चुकी है। एक्सेलरेशन जीरो कब होती है सर, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होती है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है सर जब वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से गिरता रहता है। बात समझ आ रही है, तो ये है सारा कॉन्सेप्ट। अब एक काम और है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। फर्ज करो एक बंदा गिर रहा है, ठीक है, अ पर्सन इज फॉलिंग। इस बंदे का लेट से वेट है, एक बंदा है जो कि गिर रहा है, ठीक है। फर्ज करो उस बंदे का वेट है 600 न्यूटन, सही है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एयर रेजिस्टेंस भी कितनी हो गई, 600 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन। आप बोलेंगे सर एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो चुके हैं, रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम जीरो। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है इट विल नाउ फॉल विद कांस्टेंट स्पीड। यस, वेरी गुड इफरा, वेरी गुड, इट विल नाउ फॉल विद कांस्टेंट स्पीड, वेरी गुड। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, हम एक काम करते हैं, हम इसका पैराशूट खोल देते हैं। लेट्स ओपन द पैराशूट। जैसे ही तुम पैराशूट खोलोगे, बताओ क्या होगा। ये देखो, जैसे ही तुमने पैराशूट खोला, तुम्हें पता है पैराशूट खोलने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यस, फर्ज करो एयर रेजिस्टेंस बढ़कर हो गई 600 के बजाय, 600 के बजाय एयर रेजिस्टेंस हो गई 900 न्यूटन। वेट कितना था, वेट, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, डाउनवर्ड फोर्स तो उतनी रहेगी ना 600, लेकिन अब अपवर्ड फोर्स कितनी है, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स, 900 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ। यस, रिजल्टेंट फोर्स इज नाउ अपवर्ड्स। और रिजल्टेंट फोर्स कितनी है बाय द वे, 300 न्यूटन ना, क्योंकि नीचे 600, ऊपर 900। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 300। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर है, तो एक्सेलरेशन भी कहां होगी, ऊपर, अपवर्ड्स। अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। बच्चा बोलता है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसे डिसेलरेशन ही तो कहते हैं। याद करो जब मैंने काइनेमैटिक्स पढ़ाया था, उसमें एक बात बताई थी, अगर आपका ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, तो स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो स्पीड बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। अब तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां जा रहा था, हमारा हमारा ये बंदा कहां जा रहा था, बंदा नीचे जा रहा था। पैराशूट खुलने से फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गई,
ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स नीचे के बजाय कहां चली जाएगी? ऊपर। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर है, तो एक्सेलरेशन भी कहां होगी? ऊपर होगी। तो इसका मतलब जैसे ही पैराशूट खुलता है, जैसे ही पैराशूट खुलता है, एक लम्हे के लिए, फॉर एन इंस्टेंस, इमीडिएटली आफ्टर द पैराशूट इज ओपन्ड, रिजल्टेंट फोर्स कहां होती है? ऊपर। एक्सेलरेशन भी कहां होती है? ऊपर। बात समझ आ रही है? तो अब तो मुझे बताओ, ये तो मोशन के ऑपोजिट हो गई। मोशन नीचे थी, बंदा नीचे जा रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर है। सो शुड आई कॉल इट एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन? जल्दी से बताओ। शुड आई कॉल इट एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन? चैट पे लिख के बताओ, जल्दी से बताओ यार, क्या हो गया? बंदा नीचे जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये एक्सेलरेशन थोड़ी हुई, ये क्या हो गई? ये डीसेलरेशन हो गई। यस। और डीसेलरेशन का मतलब ये कि इस बंदे की स्पीड एकदम से कम होगी। ये देखो, ढाक, ये देखो बंदे की स्पीड कम हो गई। ग्राफ में देखा तुमने? ग्राफ में देखा? स्पीड कम हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगी? एयर रेजिस्टेंस स्पीड के बढ़ने से बढ़ती है, तो एयर रेजिस्टेंस कम भी तो हो जाएगी। ओके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं समझ आ रही बात? देखो मुझे एक बात बताओ, बंदा कहाँ जा रहा था बच्चों? बंदा जा रहा था नीचे, मगर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है? रिजल्टेंट फोर्स है ऊपर। तो बेटा जब रिजल्टेंट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो बंदा फास्ट होगा या स्लो होगा? है, तुम अगर आगे की तरफ भाग रहे हो, मैं तुम्हें खींचना शुरू कर दूं पीछे, आप फास्ट होगे स्लो हो जाओगे? स्लो हो जाओगे ना। यही तो बता रहा हूं। जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से बंदा स्पीड अप नहीं होगा मेरे बच्चे, बंदा स्लो डाउन हो जाएगा। तो स्लो डाउन होने की वजह से स्पीड कम हो रही है। ठीक है फारिया, स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में थी। सो इट इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज बेसिकली डीसेलरेशन। स्पीड कम हो रही है। और तुम्हें पता है स्पीड कम होगी ना, स्पीड कम होने से क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई लाइक दिस पार्ट वेरी मच। स्पीड कम होने से एयर रेजिस्टेंस दोबारा कम हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस एक लम्हे के लिए बढ़ के कितनी हो गई थी? 900। कितनी हो गई थी एयर रेजिस्टेंस? 900 हो गई थी ना, बढ़ गई थी। अब एयर रेजिस्टेंस दोबारा कम होकर पता है कितनी हो जाएगी? एयर रेजिस्टेंस दोबारा कम होकर कितनी हो जाएगी? 600। 600 से बढ़ के 900 हो गई थी। पैराशूट खोला था ना, एयर रेजिस्टेंस बढ़ गई थी। लेकिन स्पीड कम होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस दोबारा कम हो जाएगी, और दोबारा कितनी हो जाएगी? 600। अब एक बात बताओ, अब बताओ अब क्या होगा? अब क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस 600, वेट भी 600। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? अब दोबारा से रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 0। अब दोबारा से एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? दोबारा से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। और अब इस बंदे की स्पीड दोबारा से क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये मिस नहीं करना। ये देखो, इस बंदे की स्पीड पहले भी कांस्टेंट थी, बाद में दोबारा कांस्टेंट हो गई। बस फर्क इतना है कि ये बिफोर पैराशूट था, ऊपर वाला जो कांस्टेंट स्पीड है वो बिफोर पैराशूट है, नीचे वाली कांस्टेंट स्पीड आफ्टर पैराशूट। सही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। एक बंदा गिर रहा है, बंदा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 जब वेट के बराबर हो जाएगी ना, वेट के बराबर हो जाएगी, उस वक्त स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो स्पीड कांस्टेंट हो रही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब तुमने अचानक पैराशूट खोल दिया। क्या खोल दिया? पैराशूट। पैराशूट खोलने से पता है क्या होगा? बंदे की स्पीड कम हो जाएगी। ये देखो ग्राफ नीचे आ गया, स्पीड कम हो गई। लेकिन स्पीड कम करने से एयर रेजिस्टेंस जो कि बढ़ गई थी, वो दोबारा कम हो जाएगी, दोबारा वेट के बराबर हो जाएगी। वो दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब इस वक्त जो मैंने ग्राफ बनाया ना आपके सामने, इस ग्राफ में एक टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, दो दो टर्मिनल वेलोसिटीज है। हाउ मेनी टर्मिनल वेलोसिटीज आर देयर?
देयर आर टू टर्मिनल वेलोसिटीज। एक टर्मिनल वेलोसिटी वो है जो पैराशूट खुलने से पहले की है, और एक टर्मिनल वेलोसिटी वो है जो पैराशूट खुलने के बाद की है। बात समझ आ रही है? सो हाउ मेनी टर्मिनल वेलोसिटीज आर देयर? देयर आर टू टर्मिनल वेलोसिटीज। एक मिनट रुकना बेटा, मैं काम करता हूँ। मैं तुम लोगों को इत्मीनान से इसके नोट्स पढ़वाता हूँ, ठीक है? फॉल विद एयर रेजिस्टेंस के नोट्स पढ़ो, सारे पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है? देखो, पॉइंट नंबर 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये सारे 5 पॉइंट्स पढ़ो। तुम्हें ये जरूर समझ आ जाएगा। मैं पॉज कर रहा हूं ताकि तुम आराम से पढ़ लो। भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखो यहाँ पे यही 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 सारी बात लिखी है जो मैं तुम्हें इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, उसकी एयर रेजिस्टेंस शुरू में 0 होती है, और शुरू में एक्सेलरेशन होती है 9.81। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिरता है, आपको पता है यार, गिरने से उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है ना? और जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी ना, तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। एंड में पता है क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 वेट के बराबर हो जाएगी। और जब एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो जाती है ना, तब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, तब एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाती है? एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है। सही है? और ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। आप उस स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नीचे एक बार सारे ग्राफ्स देख लो, ये ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर 4 ग्राफ्स। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि आपको दिखा रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है और एंड में जाके कांस्टेंट हो गई। ये एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ है। एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ देखो, बिल्कुल वेलोसिटी के जैसा है। शुरू में बढ़ रही थी, एंड में वेट के बराबर जब हो जाती है ना एयर रेजिस्टेंस, फिर वो बढ़ना बंद हो जाती है। ये रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ है। रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है और एंड में 0 हो गई। और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जो कि शुरू में 9.81 थी, एंड में 0 हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और मजे की एक बात बताऊं, इसके साथ ही तुम्हारा ये फॉल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और तुम्हें भी पता है, जब हम ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, हमें क्या करने चाहिए उसके? पास पेपर क्वेश्चंस। मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत एमसीक्यू सिखाता हूँ, ताकि उनको करके तुम्हारा आइडिया क्लियर हो कि करना क्या है। लेट मी शो यू, ओके? चलो भाई, सबसे पहला आ गया एमसीक्यू नंबर 30। पढ़ो भाई। आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक रेन ड्रॉप का, विच इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर। थ्रू एयर का मतलब है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात सही है? जब एक रेन ड्रॉप गिरेगा, आपको भी पता है उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है, राइट? और एंड में 0 हो जाती है। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, स्पीड स्टेडी हो जाएगी, राइट? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। वेरी गुड इफरा। एक्सेलरेशन इंक्रीज थोड़ी हो सकती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो। एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों होगी? एक्सेलरेशन डिक्रीज इसलिए होगी मेरे बच्चों, क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ने से एक्सेलरेशन कम होती है, और एंड में स्पीड स्टेडी हो जाती है। सही है? ओके। इस क्वेश्चन के बाद आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 पहले करेंगे। 32। 32।
हाँ भाई। अच्छा देखो, यहाँ पर कह रहे हैं एक पैराशूटिस्ट है जो कि फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट है। कह रहे हैं इन विच रीजन इज द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पैराशूट। ओए होए, कह रहे हैं वो कौन सा रीजन है जब एयर रेजिस्टेंस वेट से भी ज्यादा है। अबे अगर एयर रेजिस्टेंस वेट से ज्यादा है ना, यानी ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स से ज्यादा है, तो तुम्हें भी पता है कि स्पीड बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। सो द राइट आंसर इज सी। देखो बी और डी तो नहीं हो सकता ना, बी और डी में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर है। वेट से ज्यादा कब हो सकती है रेजिस्टेंस? सी में। सिंपल। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 बहुत मजे का सवाल है, अभी अभी मैंने तुम्हें इस तरह का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पैराशूट वाला, जल्दी से पढ़ो। अच्छा भाई देखो, कह रहे हैं एक स्काई डाइवर है, वो गिर रहा है, उसने पैराशूट खोल लिया। जब वो पैराशूट खोलेगा, विच रो डिस्क्राइब्स द वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर इमीडिएटली आफ्टर ही ओपन्स हिज पैराशूट। मेरे बच्चे, जब पैराशूट खुलेगा तो वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है? जब पैराशूट खुलेगा, वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है ना। वेलोसिटी कम होती है, राइट? वेलोसिटी कम होती है ना, पैराशूट खुलने के बाद वेलोसिटी कम होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? बंदा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। सो द राइट आंसर इज ए। वेरी गुड रमीशा। ए आंसर है भाई, सी कैसे हो गया बच्चों? या बी कैसे हो गया? आंसर इज ए। क्या हो गया? वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही। जब बंदा गिर रहा है, जब बंदा गिर रहा है, वेलोसिटी तो नीचे ही रहती है ना मेरे बच्चे। क्या ख्याल है? और वेलोसिटी कम होती है। सिंपल। इतना आसान था। हाँ, अगर वो पूछता डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तब तुम बोलते अपवर्ड। जब पैराशूट खुलता है तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होती है, वेलोसिटी तो नीचे ही रहती है ना बेटा, बंदा जा तो नीचे रहा है ना, ऊपर थोड़ी चला जाएगा। अरे कभी ऐसा हुआ एक बंदा गिर रहा है ऊपर जाने लग गया? वाह, ऊपर तो बेटा वो ठक मरने के बाद ही जाएगा। सही है। बी केयरफुल। आंसर इज ए, अल्फा। यार ये बहुत प्यारा सवाल है यार, 35, आई लाइक इट, आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। करो 35 करो। चलो। कह रहे हैं विच बॉल हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट। कौन सी बॉल नीचे जल्दी आएगी? बेटा वो बॉल नीचे जल्दी आएगी जो सबसे भारी है और जिसकी एयर रेजिस्टेंस सबसे कम है। आपको पता है इनमें बी और डी काफी भारी है। बी का मास है 4m और डी का मास भी है 4m। लेकिन बी ना, बी बी थोड़ी छोटी है, छोटी होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस कम होगी, और एयर रेजिस्टेंस कम होने से वो जल्दी नीचे गिरेगी। आंसर इज बी। वेरी गुड। आई लाइक इट। वेरी गुड। गुड जॉब बच्चों। ये वाला आसान ही कर लोगे। ये इजी है इतने कोई, ये भी वैसा ही है, ये वाला कर लो, या तो 39 कर लो। 39 भी वैसा ही है, इसमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें करवा दूं।
बेटा एक बात बताओ, एक स्काई डाइवर है जो कि जहाज से कूद गया है। अभी पैराशूट की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ स्काई डाइवर की बात हो रही है जो कि जहाज से कूद गया है। तुम्हें पता है ना, जब एक बंदा गिरना शुरू होता है उसकी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ती है ना। और वेलोसिटी बढ़ती है मगर एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन कम होती है। एंड में जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। तो इस सवाल सवाल का सही जवाब है डी, डेल्टा। सही है। अच्छा देखो, इसमें और बहुत मजे मजे के एमसीक्यूज हैं, बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ ये आप खुद अटेम्प्ट करें। आज की क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ऑल्दो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, लेकिन चूंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो वो मैं अभी करना नहीं चाह रहा। ठीक है। हाँ, शुरू में एक्सेलरेशन 9.81 होगी, लेकिन वो कम होना शुरू होती है ना बेटा, बिल्कुल शुरू में 9.81 होती है, फिर कम होना शुरू होती है। एट द वेरी बिगिनिंग इट्स 9.81 एंड देन इट डिक्रीजेस, और एंड में जीरो हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मोमेंटम की है, एंड मोमेंटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।